Hello and welcome to the this session of ICT वर्चुअल क्लासरूम। ICT वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स के बारे में, यानी कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान के सब्जेक्ट के बारे में। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। हम लोग वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी सदिशों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सदिशों के बारे में अपनी जानकारियों को और आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करनी है। आई होप जो पिछली बातें आपको बताई गई थी वो आपके दिमाग में होंगी, आपने नोट डाउन करा होगा और आप लोग रेडी होंगे नई चीज़ों को सीखने के लिए। अपना ध्यान अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। रिसेंट क्लासेस में हम लोग डिस्कस वेक्टर्स के प्रकार का, यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का, है ना। और आज की क्लास में भी हम अपने डिस्कशन को रखेंगे कंटिन्यू। हम लोग आज बात करने वाले हैं कुछ नए वेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर्स, कॉनकरेंट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होते हैं, ऐसे सदिश, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जो कि जिनका जो प्रतिच्छेद जो इंटरसेक्ट करते हो वो एक ही बिंदु पर करते हो। ठीक है, कॉनकरेंट वेक्टर्स जो हैं वो ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि एक ही बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करते हो या फिर प्रतिच्छेद करते हुए हमको प्रतीत होते हो। ठीक है, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पर हम देखें, अगर आप इसमें लिखना चाहें तो दो या दो से अधिक ऐसे सदिश, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हों। फॉर एग्जाम्पल 3 वेक्टर्स ले लेते हैं हम अपने लिए, है ना। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी और दिस इज वेक्टर सी। 3 वेक्टर्स में देख पा रहा हूं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तीनों सदिश जो है मुझे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हुए दिख रहे हैं, ओ यानी कि ये तीनों सदिश ए बी और तीनों सी सदिश जो है ये कॉन्करेंट वेक्टर्स होंगे। अच्छा, एक और चीज इसमें पॉसिबल हो सकती है, एक और चीज इसमें पॉसिबल हो सकती है, वो क्या है, वो कुछ इस प्रकार से है, जरा समझने की कोशिश करना कि ये तीनों सदिश ऐसे भी हो सकते हैं, तीनों सदिश जो है ऐसे भी हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इनका लाइन देखें, अगर हम इनकी जो रेखा है उसको देखें तीनों सदिशों की, तो इसकी तो ये हो गई, है ना। और इसी प्रकार से इस सदिश के लिए भी देखें तो इन सदिशों की रेखाएं जो है इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, यानी क्रिया की लेखा, लाइन ऑफ एक्शन। भले ही ये तीनों एक दूसरे को सीधे सीधे प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका जो लाइन ऑफ एक्शन जो है, जो इनकी क्रिया की जो रेखा है वो परस्पर हमको प्रतिच्छेद करती हुई दिख रही है ना। तो भी इनको हम क्या कहेंगे, तो भी हम इनको कॉन्करेंट कहेंगे। हिंदी में हम इसे शायद समवर्ती सदिश कहते हैं, बट आई होप आपको समझ में बात आ पाई होगी कि कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं, या तो ये सीधे सीधे प्रतिच्छेद कर रहे हो या फिर ये प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत हमको हो रहे हो, है ना। तो हम इनको कॉन्करेंट वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कुछ इस टाइप से शो कर लेता हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें क्लियर हो जाए। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो तीनों सदिश एक दूसरे को सीधे सीधे तो प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, लेकिन हमने देखा जब इनको बढ़ाया गया, जब इनकी रेखा लाइन ऑफ एक्शन देखी गई, तो ये प्रतिच्छेद करते हुए यानी इंटरसेक्ट करते हुए मुझे प्रतीत हुए। ठीक है, तो तीनों सदिश इस केस में भी क्या है, कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं। अच्छा, अब हम लोग जो है एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सदिश के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है यूनिट वेक्टर, जिसे हम कहते हैं एकांक सदिश, जिसे हम कहते हैं एकांक सदिश। इसको समझेंगे अच्छे तरीके से
क्योंकि इसका हम बहुत ज्यादा यूज आगे की क्लास में करने वाले हैं, और ये जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है इसके ऊपर भी हम लोग फोकस अपना रखेंगे। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश की अगर बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट हमारे दिमाग में सदिश को सुनने में ये आता है कि भाई अगर सदिश है, अगर वेक्टर है, तो उसके पास दो चीजें तो होंगी ही होंगी। एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और एक उसके पास डायरेक्शन होगी, यानी कि एक उसके पास परिमाण होगा और एक उसके पास दिशा होगी। तो सदिश यानी वेक्टर के पास दो चीजें तो हमेशा होती ही हैं, ये बात हम लोग मानते हैं, आप भी मानते होंगे, है ना। लेकिन कुछ सदिश ऐसे हैं जिनका परिमाण, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, या फिर हम इसे कहते हैं एकांक, या फिर हम इसे कहते हैं एकांक यूनिट। ठीक है, तो ऐसे सदिश है जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, लेकिन उनके पास दिशा तो कुछ ना कुछ है ही ना, सिर्फ उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हुआ है, उसको हम कहते हैं एकांक सदिश। ऐसे सदिशों को हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश। तो जल्दी से इस बात को लिख लेते हैं, अभी आपको सिर्फ चीजें याद करनी है, जब अप्लाई करने की बारी आएगी तो आप चीजों को जो है समझ भी जाएंगे, आप चीजों को उस टाइम समझ भी जाएंगे, है ना। तो अभी आपको चीजें सिर्फ याद रखनी है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारी चल रही है, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है आपके पास, है ना। तो नए टॉपिक में पहले चीजों को समझना पड़ता है, याद करना पड़ता है, फिर जो है धीरे धीरे हम उनको अप्लाई करते हैं। तो एकांक सदिश वो सदिश है, वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, या एकांक होता है, या फिर यूनिट होता है ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर कोई सदिश है उसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर ए एक सदिश है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को हम ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस में, है ना। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड, अगर इसका परिमाण दर्शाना है, तो परिमाण के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको ऐसे डिनोट करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, सदिश ए का परिमाण, इसका मतलब क्या हुआ, सदिश ए का परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो अगर मुझे किसी भी सदिश का परिमाण दिखाना है, सपोज बी सदिश है तो उसका परिमाण ऐसे दिखाऊंगा, सी सदिश है तो उसका परिमाण ऐसे दिखाऊंगा, एक्स सदिश है तो उसका परिमाण ऐसे दिखाऊंगा। यानी मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए मुझे क्या करना है, उसके ऊपर मॉड लगा देना है। इसको क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। जो दो रेखाएं हमने खींची हैं साइड में, इनको हम कहते हैं मॉड। तो किसी सदिश का परिमाण 1 होने का मतलब, परिमाण तो हमने दिखा दिया, दैट इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 के बराबर है तो हम कहेंगे कि जो सदिश है, जो ए सदिश है, वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, यानी कि एकांक सदिश है। समझ में आया। सदिश ए का परिमाण हमने कितना देखा, 1 देखा। परिमाण को कैसे डिनोट करते हैं, जो आपको चीज सिखाई अभी अभी, ठीक है। तो हम सदिश ए को कहेंगे कि सदिश ए क्या है, एक एकांक सदिश है, या फिर एकिक सदिश है, या फिर यूनिट वेक्टर है। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके पास परिमाण तो 1 है ना। और 1 की गुणा हम किसी के साथ भी करें तो वापस से वही संख्या आ जाती है, यानी कि जो रिजल्ट है वो हमारा अनअफेक्टेड रहता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ दिशा होती है, इसमें सिर्फ दिशा होती है ना। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर सिर्फ वो वेक्टर है जिसके पास सिर्फ दिशा होती है, क्योंकि परिमाण तो 1 हो गया उसका, है ना, और दिशा होती है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं किसी सदिश की दिशा को निरूपित करने में, ठीक है। तो किसी सदिश की दिशा को निरूपित करने में हम इसका यूज करते हैं, किसी सदिश की दिशा को निरूपित करने में हम क्या करते हैं, हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब यूनिट वेक्टर को जो है हम लोग कैसे शो करते हैं, तो इसे हम ऐसे ये लगाते हैं सदिश के ऊपर, इसे हम कहते हैं कैप लगाकर दर्शाते हैं, कैप लगाकर दर्शाते हैं, ठीक है। कैप लगाकर कैसे दर्शाते हैं, अगर हमारे पास एक सदिश है, अगर हमारे पास एक सदिश है ए और ये एकांक सदिश है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा।
अगर कहीं पर आपको ऐसे सदिश लिखा हुआ मिल जाए जिसके ऊपर कैप लगी हो, तो मतलब कि वो क्या है, वो यूनिट वेक्टर है, वो एकांक सदिश है। उसका परिमाण कितना होगा, 1 होगा, है ना। आपको अगर कोई सदिश को एकांक सदिश बनाना है, अगर आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जो बातें हम बता रहे हैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकांक सदिश भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो एकांक सदिश को, किसी कोई सदिश एकांक सदिश बनाना है, किसी सदिश यानी वेक्टर को एकांक सदिश बनाने के लिए आपको क्या करना है, सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, तो आपको क्या करना है, वेक्टर ए का मॉड निकालना है। वेक्टर ए का मॉड निकालना है, मॉड मतलब उसका परिमाण निकालना है और उससे सदिश को भाग कर देना है। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो उस सदिश का क्या होगा, उस सदिश का यूनिट वेक्टर होगा, यानी कि उस सदिश का एकांक सदिश होगा। समझ में आई है बात। अगर आपको किसी सदिश का एकांक सदिश बनाना है, तो उस सदिश को आप उसके परिमाण से भाग कर दीजिए, उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दीजिए, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा, वो एक एकांक सदिश होगा, जो कि डायरेक्शन दिखाने के, जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन रह जाएगी, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रह जाएगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इतनी बातें हमने कवर अप कर ली सदिशों के बारे में, जो यूनिट वेक्टर है इसके बारे में, इतनी चीजें आपके लिए जाननी जरूरी हैं, और इनको जो है नोट डाउन रखें, याद रखें। जब हम आगे अप्लाई करेंगे तो वहां पर जरूर आपको इस चीज को समझाया जाएगा कि जो हमने पढ़ी है वो कितनी यूजफुल है, ठीक है। तो अभी तक आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि यूनिट वेक्टर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इससे रिलेटेड जो जो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं वो याद रखनी है। अच्छा, एक और नेक्स्ट प्रकार का जो वेक्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर जितना तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है, शून्य सदिश। शून्य सदिश शून्य सदिश की बस इतनी सी बात आप ध्यान रखें, शून्य सदिश की बस इतनी सी बात ध्यान रखें कि इसका परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो शून्य होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो शून्य होता है, यानी 0 होता है। और इसके साथ एक और चीज, इसकी दिशा ना कोई सी भी दिशा हो सकती है, इसकी दिशा कोई भी दिशा हो सकती है। तो शून्य सदिश का काम क्या है, अपना इसका कोई परिमाण नहीं है, परिमाण इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 है, और दिशा इसकी कुछ भी हो सकती है। निरूपित कैसे करते हैं, इसका निरूपण कैसे करते हैं, इसको शो कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग 0 के ऊपर ऐसे वेक्टर लगा करके डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, 0 के ऊपर वेक्टर लगा करके, 0 के ऊपर सदिश लगा करके डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ करेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसका यूज कहाँ करेंगे, तो इसका यूज हम तब करेंगे जब हम आगे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। हम सदिशों का सदिश गुणन पढ़ेंगे, सदिशों का सदिश गुणन, सदिशों के गुणा जब पढ़ेंगे, अभी तो हमको इसके बाद सदिशों का जोड़ सीखना है, घटाना सीखना है। फिर जब गुणा पे बात आएगी तो सदिशों की गुणा 2 प्रकार से हो सकती है, एक तो डॉट गुणा जिसको हम कहते हैं अदिश गुणा, ठीक है, और एक क्रॉस गुणा जिसको हम कहते हैं सदिश गुणा। तो जब सदिश गुणा हम करेंगे ना, तो जब 2 सदिशों की सदिश गुणा करेंगे तो आपका आंसर अगर 0 आ रहा होगा तो आप उसे शून्य नहीं कहेंगे, आप उसे शून्य सदिश कहेंगे, ध्यान रखना। अब क्यों कहेंगे, इसलिए कहेंगे, तो जब हम उस टॉपिक पर आएंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, अभी समय वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। बस इतना समझना कि आगे इन सारी चीजों का यूज है, इसीलिए आपको यहाँ पर पहले ये नोट डाउन करवाई जा रही है। ठीक हो गया, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई, हमने सदिशों के जो प्रकार पढ़े वो समझ में आए, सदिश बराबर कब होते हैं ये समझ में आया, ठीक है, समान सदिश कब होते हैं, ये सारी चीजें हमने कवर अप की हैं। सो अब हम जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जाने वाले हैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी सदिशों का योग, सदिशों का योग। और ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बच्चे जो हैं, कई स्टूडेंट्स जो हैं, वो 12th क्लास पास आउट करने तक भी
इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप जब 11th-12th आगे जाकर के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आपके पास ऐसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी है, और जब उनको जोड़ा जाएगा, जब उनको घटाया जाएगा, है ना, वहां पर आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पर सीख लें, यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सदिशों का योग जो है हम कितने प्रकार से करते हैं? सदिशों का योग हम 3 प्रकार से करते हैं। नंबर 1, इसके लिए हमारे पास जो है ग्राफिकल मेथड आता है। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड आता है इसमें, ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफीय विधि। नंबर 2, ग्राफीय विधि में ही हम लोग कैसे कैसे सॉल्व इसको करेंगे, तो ग्राफीय विधि में हम लोग यूज करेंगे इसके लिए ट्रायंगल, त्रिभुज नियम, ठीक है। सेकंड हम इसमें यूज करेंगे समांतर चतुर्भुज नियम, और थर्ड हम इसमें बात करने वाले हैं इसके बाद बहुभुज नियम। तो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। इन लॉस के थ्रू हम लोग 1 बाय 1 जो सदिशों का एडिशन है उसके ऊपर बात करेंगे। आप कहेंगे सर अदिश राशियां भी तो हमने पढ़ी थी, अदिशों के योग के बारे में आप क्यों नहीं बता रहे? तो अदिशों का योग बहुत आसान होता है। अदिशों का योग सिंपल ऐसा होता है जैसे कि आप लोग कोई नंबर्स को ऐड करते हैं। जैसे एक अदिश राशि बताइए, चलो द्रव्यमान, सपोज आपके पास 2 द्रव्यमान दिए हुए हैं। एक सपोज आप गए मार्केट में, सपोज आप गए मार्केट में बुक लेने, तो एक किताब जो है, एक बुक है, उसका जो वजन है, जो उसका द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम है, और एक दूसरी किताब है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। तो जब आप इसका योग करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 किलोग्राम। 5 और 2 7 किलोग्राम हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, योगफल अदिशों का जो योगफल होगा उसमें आपको सिंपली ऐड कर देना है। अच्छा, एक और चीज ये है कि आपको सदिशों की वास्तविक संख्या से जब गुणा की जाती है, सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा, वास्तविक संख्या से गुणा, तो जब सदिश की वास्तविक संख्या से गुणा की जाती है, सपोज कोई सदिश है हमारे पास ए, सपोज कोई सदिश है हमारे पास ए, तो उसमें अगर हमने एक वास्तविक संख्या n की गुणा कर दी, तो उस n की गुणा क्या होती है? सीधे सीधे उस सदिश के परिमाण में हो जाती है। यानी दिशा के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता है, वो वास्तविक संख्या दिशा के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता है, बस उसके परिमाण को n गुना कर देता है। तो क्या करेगा ये? परिमाण को, जो मैग्नीट्यूड होगा उस सदिश का, उसको n गुना कर देगा। जो भी संख्या हमने मल्टीप्लाई करी है उसके उतने टाइम जो उसको बढ़ा देगा, ठीक है। तो चाहे हम नेगेटिव नंबर उसमें ऐड करें, चाहे हम उसमें पॉजिटिव नंबर ऐड करें, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो मैग्नीट्यूड होगा, सदिश का जो परिमाण होगा, वो n गुना बढ़ जाएगा, यानी n टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ में आ रही होगी आपको बात? ठीक है। तो हमको नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है सदिशों का संकलन या फिर सदिशों का व्यवकलन, जिसे हम कहते हैं सदिशों को जोड़ना या फिर सदिशों को घटाना, ठीक है। और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल ही डिटेल्ड वे में, क्योंकि मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो सदिशों का संकलन, आपके पास ये टॉपिक बुक में अगर आप देखेंगे तो ये इस नाम से मिलेगा आपको, सदिशों का संकलन या फिर सदिशों का व्यवकलन। एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो दो सदिशों को जोड़ना, किस प्रकार से जोड़ा जाता है? अगर एक सदिश ए है, एक सदिश बी है, तो उसको जोड़ करके क्या बनेगा, और एक सदिश ए है, एक सदिश बी है, उनको घटा करके उनके अंतर जो है वो क्या बनेगा, इसको हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है।
सो आई होप जो बातें आपको आज बताई गई वो आपके समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने नोट डाउन चीजों को किया होगा। घर से इनको एक बार रिवाइज जरूर करें। जितने भी प्रकार के सदिश आपको बताए गए हैं, जितने भी प्रकार के टाइप्स ऑफ फैक्टर्स बताए गए हैं, उनको एक बार जरूर याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीजें याद रहेंगी आपको, तभी आगे जा करके आपको हेल्प करने का काम करेंगी। आज जो बातें आपको बताई गई पसंद आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का क्लास। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।